नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। भारत लाइव का रातों रात शो देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। बिहार सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार 7वें कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं और शुरुआत करते ही विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं और अपने चाल में भी घिरते जा रहे हैं। क्या चाल में घिर रहे हैं, हम बाबा से बात करेंगे। बाबा बताएंगे वो कौन सा चाल है। बाबा बताइए। विशाल, सबसे पहले तो बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप पर बड़ी जिम्मेवारी है बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने, और वो बिहार बनाने का आप पर एक जिम्मेवारी है जो 2015 में वादा किया था कि नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहार है जी। इस बहार का इंतजार 2015 से लगातार बिहार की जनता कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने सवाल खड़े किए हैं कि नीतीश कुमार जी अपने ही चाल में घिरते चले जा रहे हैं और फंस गए हैं, इसके पीछे थोड़ा सा तथ्यों को देखना पड़ेगा। हम ये बताएंगे कि कौन सी चाल है जिस चाल में वो खुद अपने ही चाल में फंस गए हैं जी। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप यूं ही कहीं नहीं कह सकते हैं। और नीतीश कुमार जी हर कदम बड़ी फूक फूक कर रखते हैं जी जी। सोशल इंजीनियरिंग का उन्हें मास्टर कहा जाता है। और यही कारण है कि कम सीटों के बावजूद, आधी सीटों के बावजूद, जितना उनके साथी दलों को सीट प्राप्त है उससे आधी सीटें इनके पास है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का पद इन्हीं को दिया जा रहा है, दिया गया, जिसका शपथ ग्रहण भी इन्होंने कर लिया। ये एक बड़ी बात है। और ये नीतीश कुमार जी की महानता है, उनकी विशिष्टता है। और जो सामने वाला है वो ये जानता है कि नीतीश कुमार जी को यदि जरा सा भी छेड़छाड़ करेंगे अभी तो उसके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे नीतीश कुमार जी पर अपने ही चाल में फंस जाने की बात जो की जा रही है, ये बात निश्चित रूप से समझने और समझाने वाली है। एक तरफ जहां चुनावी रणनीति में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने अंतिम दिन क्या कुछ कहा था कि ये उनका अंतिम है, इसके बाद वो नहीं आएंगे आपसे मांगने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। बाद में उन बातों को पूरी तरह से वो निश्चिंत हो गए कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन बातों से वो कहा कि आप समझने में भूल कर गए हैं, पलट नहीं गए। समझने में भूल कर गए। इतना आसान नीतीश कुमार जी नहीं है जो अपनी बातों को रखने के बाद उसे फिर पलटे। नीतीश कुमार जी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो पलट गए जी, जिसके चलते उनको अलग अलग उपनामों से भी लोग ये करते हैं। लेकिन जो बातें हम बता रहे हैं और तर्कों के हिसाब से जब हम बातों को रखेंगे आपके सामने, तो निश्चित रूप से आप भी कहेंगे कि हाँ, नीतीश कुमार जी बेहतर क्वालिटी के नेता हैं और वक्त के हिसाब से वो अपने आप को कैसे फिट बैठा लेते हैं उस खाने में। 2013 से हम बातों की शुरुआत करते हैं। 2013 में नीतीश कुमार जी ने कौन से शब्द कहे थे? आज नीतीश कुमार जी के नैतिकता पर भले प्रश्न खड़े कर लें, लोग उनसे सवाल पूछ लें, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब तक अपना विकल्प पैदा नहीं होने दिया बिहार की राजनीति में। अब इस बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ एक आरोप सुशील मोदी पर लगता है, जो उनके बहुत करीबी रहे हैं, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता पनपने नहीं दिया। तीसरी तरफ आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद, जो उसी समय के नेता हैं, उन्होंने भी अपने कद के बराबर किसी नेता को पैदा नहीं किया। जब पैदा किया तो अपना पुत्र पैदा किया और वही उसके बाद नेता रहा। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सब बातों के साथ हम 2013 में बात कर रहे थे आपसे कि 2013 में नीतीश कुमार जी को जैसे ही लगा कि उनका कद अब छोटा होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी जो उनके सहयोगी दल है वो एक बड़ा प्रोस्पेक्ट लेकर के आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं दब जाना संभव लग रहा है। 2010 से जो एक खेल शुरू हुआ था, उस खेल को आते आते 2013 में, मतलब 3 सालों में ये खेल पूरी तरह से हुआ। और वहां नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे व्यक्ति जिन पर कम्युनिज्म का, सेकुलरिज्म को समाप्त करने का बिल्कुल जिन पर आरोप लगा हो, वैसे 2 लोगों को कैसे वो स्वीकार कर सकते थे। और उन्होंने साफ तौर पर, जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम बाहर आया, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में आया, वैसे ही उन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह करने का सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने आप को अलग कर लिए और सरकार से उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को, यानी कि एनडीए की सरकार वहीं समाप्त हो गई और नीतीश कुमार जी बिना कुछ सोचे समझे बाहर आ गए। और ये उन्हें उनकी महानता बताई गई थी। कहा गया था कि नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इसी के आधार पर उनको बिना शर्त लालू प्रसाद ने समर्थन दिया और कांग्रेस ने समर्थन दिया। सरकार उनकी चलनी शुरू हो गई। जिस सरकार के गिरने का पूरा चांस था, वो सरकार और वो व्यक्ति जो 2005 में जिसे जंगल राज कह करके आए थे, उस व्यक्ति ने सहर्ष स्वीकार किया और एक बड़े प्रोस्पेक्ट में
नीतीश कुमार जी को एक स्थान दे दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार चली, उसके बाद 2014 का वक्त आता है। 2014 में आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसी के लिए सारी कहानी रची गई थी। नीतीश कुमार जी का नाम प्रधानमंत्री के पद तक आ गया था और उनके विरोधी जो थे, जिस अलग खेमे में बैठे हुए लोग भी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और दावेदार सबसे प्रबल मानते थे। खुद सुशील मोदी ने ये बातें कई बार रिपीट की थी तब, जबकि सामने से थाली छीन लिया था नीतीश कुमार ने। ये बातें सभी लोग जानते हैं। 2014 में क्या कुछ हुआ सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार जी औंधे मुंह गिरे और मात्र 2 सीटों पे टिके रह गए जी। उस स्थिति में नीतीश कुमार जी ने एक और दाव चला, और राजनीतिक दाव बहुत बेहतर ढंग से नीतीश कुमार चलते हैं। उन्होंने दाव चला और तुरंत एक फैसला लेते हैं, और फैसला लेकर के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ आपको ले जा रहे हैं, कौन सी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये कहानी इतनी ज़रूरी है कि आप अगर नहीं सुनिएगा तो कहाँ फंस गए हैं नीतीश कुमार, कौन सी चाल उल्टी पड़ गई है, ये जानना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वही प्रश्न है जो प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक धागा से दूसरे धागा जुड़ते जा रहे हैं। हिसाब को आप फॉर्मूले पर नहीं रखेंगे तो कभी भी हिसाब सोल्व नहीं होगा। वैसा ही एक हिसाब और एक अनबुझ पहेली नीतीश कुमार है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार ने 2014 में इस्तीफा दे करके और ये हार की जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को सामने किया। उनके मन में क्या था ये सब अंदाज़ा नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही 2-3 महीना हुआ और जीतन राम मांझी अपने पूरे स्वभाव में आगे बढ़ने लगे, उन्होंने फैसले लेना शुरू कर दिया, तब नीतीश कुमार को लगा कि जिस मोहरे को हमने बैठाया था वो मोहरा मेरी बात नहीं मान रहा है, वो अपनी करने चला है, और उनके साथ एक कुनबा भी जुड़ना शुरू हो गया। लेकिन नीतीश कुमार क्या जो हार मान जाए। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हैं, और ऐसे परिस्थिति में जीतन राम मांझी बिल्कुल अकेले पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका समर्थन करने का वादा करके जब देखा कि ये हार रहे हैं तो आस्ते से अपना हाथ खींच लिया, और जीतन राम मांझी को फिर से मुख्यमंत्री पद से हटा करके नीतीश कुमार काबिज हो गए। ये नीतीश कुमार हैं, और ऐसा नीतीश कुमार का रणनीति होता है, राजनीति होती है, जिन्हें आप भुला नहीं सकते हैं। आगे आप बढ़ते हैं तो 2014 से लेकर के 2015 तक और 2013 से लेकर 2015 के बीच में जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तब तक बिना शर्त समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़ी कांग्रेस और आरजेडी दोनों को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में बुलाया, और प्रशांत किशोर के माध्यम से, जो प्रशांत किशोर की कभी नरेंद्र मोदी के सलाहिया हुआ करते थे, राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने कहा यहाँ तक था कि लोकसभा चुनाव जिताने का और प्रधानमंत्री बनाने का उनको ही श्रेय जाता है। उस व्यक्ति को अपना साथ जोड़ लिया, और अपने साथ जोड़ने का नतीजा हुआ कि एक समीकरण बनाने की बात हुई, और समीकरण बना महागठबंधन, और महागठबंधन ने वो काम कर दिखाया जो असंभव लगता था। भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई से लेकर के फूल माला तक, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा उन नामों तक की चर्चा हुई। कई लोगों ने कपड़े तक सिलवा लिए थे। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार क्या जो हार मान जाए। अपने पुराने साथी जिसके सीने पर, मैं सीने पर कहता हूं, मैं पीठ पे नहीं कहता हूं, मैं सीने पर पैर रख करके और बिहार की राजनीति में अपना पहला पदार्पण किया था लालू प्रसाद, उसी लालू प्रसाद के साथ लेकर के और एक ही मंच पर दही का टीका लगवा करके और हाथ उठवाया कई बार। जिस तेजस्वी यादव का हाथ उठा करके उन्होंने कहा था कि ये नया भविष्य है, उस तेजस्वी यादव के साथ और महागठबंधन पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, और ये सरकार चल पड़ी। लोगों ने भर भर के वोट दिया, 178 का आंकड़ा पार किया, और पूर्ण बहुमत से महागठबंधन सरकार में आई। 71 सीटें नीतीश कुमार को ही प्राप्त हुई। 80 सीटों के बावजूद लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, और यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। और जिस बात को कहने के लिए हम आपके पास आए थे आज कि नीतीश कुमार से क्या गलती हो गई, क्या चूक हो गई, अब यहीं से उसकी कहानी पटकथा शुरू होती है। 2015 से 2017 तक बहुत बेहतरीन सरकार चली, और इस बीच में किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ। अपने बगल की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठा करके बड़ी खुश हुआ करते थे नीतीश कुमार। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने देखा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में वो स्पार्क है जो चिंगारी फूंक रहा है, बिल्कुल बेहतर काम कर रहा है और सामंजस्य भी बिठा रहा है। ऐसी स्थिति में शायद यही वो वजह था जिसको लेकर के उसी बीच में एक घटना घटती है, और ईडी की एक नोटिस आ जाती है, और इस नोटिस के पीछे कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी बनाया जाता है, और सुशील मोदी को उसका सबसे बड़ा
सूत्रधार माना जाता है। जी, ये सुशील मोदी सबसे बड़ा लगातार टर्निंग पॉइंट। 2015 से लेकर के 2017 तक लालू परिवार के खिलाफ रोज हर मंगलवार को बैठते थे और मीडिया को बुला करके नए नए खुलासे करते थे। उसी खुलासे में एक ईडी का एक चिट्ठी आई, ईडी का एक नोटिस आया, और जिसने नीतीश कुमार को रातों रात ये वही काम था जो नीतीश कुमार ने किया। और यहीं से नीतीश कुमार नीतीश कुमार का जो पहचान था एक सुशासन बाबू का, ट्रिपल सी का, ये धीरे धीरे खोना शुरू कर चुके थे। अब नीतीश कुमार विश्वास के जो पात्र थे वो अविश्वास की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उससे ठीक पहले नीतीश कुमार जी ने सदन में ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। और ये वही टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ 2017 की वो रात, जब अचानक से राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा हूं और मेरे शपथ ग्रहण में एनडीए मेरी नई सहयोगी होगी। वो चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे जब मंच पे हाथ दोनों हिला रहे थे सुशील मोदी और नीतीश कुमार, बड़ी खुश नजर आ रहे थे। जनादेश की हत्या हुई थी और कारण दिया गया था कि वो समझौता नहीं कर सकते हैं क्राइम, क्रिमिनल और कम्युनलिज्म। बिल्कुल कहा था उन्होंने कि हम ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से नीतीश कुमार के एक दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है तेजस्वी यादव के साथ, तो उन्होंने नाता तोड़ लिया। पर आज जब 2020 में वो मंच पे शपथ ग्रहण करके किनारे वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे और उनके बगल में 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तो जिस शख्स ने शपथ ग्रहण किया उसका नाम था मेवालाल चौधरी। और जैसे ही मेवालाल चौधरी ने शपथ ग्रहण किया तो नीतीश कुमार की आंखें तलाश करने लगी उस शख्स को, कि जिस शख्स को हमने 2017 में करप्शन का एक बड़ा चार्ज लगाते हुए उससे नाता तोड़ा था, वो कहाँ है। लेकिन उस शख्स ने बाइकआउट कर दिया था, और वो मेवालाल चौधरी जो कि नीतीश कुमार के पार्टी थे। अगर ये कहा जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भी होते तो कहा जाता कि नीतीश कुमार को समझौता करना मजबूरी थी, लेकिन आप ही के पार्टी के मेवालाल थे जिन्हें आपने कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही वर्षों पहले, मात्र 3 साल पहले आपने पार्टी से निकाल दिया था जी। और एक बड़ा करप्शन का चार्ज लगा था। मैं आंकड़ों के हिसाब से अगर बताऊं तो उन पर जो धाराएं लगाई गई थी उसमें सीधी तौर पे जो धाराएं हमारे पास है उसमें सबौर थाने में, चूंकि उस समय वो कुलपति थे सबौर कृषि विश्वविद्यालय के, और उन पर गबन का घोटाले का बड़ा आरोप लगा था। और इस आरोप में उन्हें गलत ढंग से लगभग 161 लोगों की नियुक्ति में घोटाला, धांधली और बहुत तरह की अनियमितता की बात कही गई थी। मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता हूं, वो सारी बातें आपको हर जगह मिल जाएगी। हमारे यहाँ भी चैनल पे उसकी खबरें लगी हुई हैं, कई बार खबरें हम कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो ये चाल है, इस चाल में वो बुरी तरह फंस गए। 35 से 2017 के नाम से वो है, और दूसरी तरफ जो जांच एजेंसी है उसने, निगरानी विभाग ने भी अपनी जांच की थी। 4/2017 के नाम से FIR दर्ज है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में सुशील मोदी का एक बड़ा नाम था। सुशील मोदी ने इस पूरे प्रकरण को खड़ा किया था, बताया था और उजागर किया था। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे उस समय की एक घटना है, और स्पेशल केस में रामनाथ कोविंद के पास जा करके सुशील मोदी ने ये पूरा सबूत दिया था, और इसके बिहाफ में रामनाथ कोविंद को, राज्यपाल महोदय को, इसके लिए आदेश निर्गत करना पड़ा था, और तब जाकर के जांच की प्रक्रिया हुई थी। अभी इसमें कहानियां, ट्विस्ट और भी बाकी है। ट्विस्ट ये है कि सुशील मोदी आज नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर नहीं है, लेकिन सुशील मोदी का जो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी वाला जो क्रश है वो एक बार फिर से सामने आ गया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस कुर्सी के बगल वाली कुर्सी पर बैठे लोगों के बीच में एक नाम आ गया है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो या तो सुशील मोदी को पुनः बुला लें या फिर खुद कुर्सी छोड़ दें। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अगर उसी तरह के केस में जिसका कि कोई अब तक सबूत नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक नोटिस था जिसके आधार पर आपने सरकार गिरा दी थी, तो क्या ये मेवालाल चौधरी, मेवा खाने वाले, इसके साझेदार आप भी हैं? प्रश्न बड़ी उठ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं। विपक्ष आप पर हमलावर हो गया है, और नीतीश कुमार जी आपकी छवि
आपने इस बार भी कहा है कि न्याय के साथ विकास वाली सरकार चलाना चाहते हैं आप। अगर ये न्याय है, अगर न्याय के विकास वाली सरकार है, तो एक आरोपी को आपने कैसे, जिसे आपने खुद अपनी पार्टी से निकाला हो, उसके साथ कौन सी चाल आप चल रहे हैं? और ये चाल निश्चित रूप से आपके उस चेहरे, आपके उस रुतबे, आपके सुशासन बाबू पर प्रश्न खड़े कर रहा है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको उस जगह ले जा करके खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे। और ऐसे में सुशील मोदी, जो कि कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी इसके सूत्रधार बने हैं, इस पूरे घटनाक्रम में सुशील मोदी ने ही उजागर किया था। एक बार उन्होंने 2017 में उजागर किया था, तो आपने सरकार बदल दिया था। और 2017 का ही ये घटना है कि आज 2020 में फिर अंतरात्मा आपकी जागेगी और कल सुबह जब होगा तो आप इस्तीफा लेकर के राज्यपाल के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, अब मैं महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहा हूँ। यही हम इसको विराम देते हैं, आपके लिए छोड़ के जाते हैं रातों रात में। आप फैसला जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को 43 सीट देने वाले, नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाले मुकेश सहनी के पास एक बड़ा प्रश्न है। जीतन राम मांझी जी, आपका भी जमीर, जब आप प्रोटेम स्पीकर बन करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे तो आपकी भी जमीर याद आएगी। उस सभा में आप मौजूद रहिएगा तो आपको याद आएगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब आप बैठे थे, आपका गिरबान पकड़ के किसने आपको उतारा था, क्या वो सही था या गलत था? आपका साथ नहीं देने वाले आपके किनारे बैठे हुए होंगे, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। और बहुत लंबे समय तक जब आपको बड़ी बेआबरू होकर के एनडीए से बाहर निकलना पड़ा था, तो किसने आपको समर्थन दिया था? आप जब सदन में बैठे होंगे तो आपके पुत्र जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और फिर से जब वो आपके सामने नजर आएंगे तो आपको याद आएगा कि किसने उन्हें एमएलसी बनाया था, याद रखिएगा। वहीं आपके पास भी मुकेश सहनी जी एक अवसर है सच और सत्य और असत्य को समझने का। आपने राजनीति की शुरुआत की है और राजनीति की शुरुआत में आपने कई भी डिसीजन लिए हैं। मुझे बहुत उस दिन आप पर फक्र हुआ था, लगा था कि राजनीतिक रूप से आप समझौता नहीं करने वाले हैं, जब आप बीच प्रेस वार्ता में उठ करके और ये कहा था कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया था। लगा था कि आप एक योद्धा की तरह लड़ेंगे। जी की ये बात बिल्कुल एक योद्धा की तरह लड़ेंगे। और आपके पीछे खड़े राजीव मिश्रा जी, जिस तरह से आरजेडी के इतने बड़े नेताओं को कहा जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, उदंड हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जैसे ही पकड़ के बैठाया, हमने वो भी तस्वीर देखी है। हम भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करते हैं कि क्या इस तरह के भ्रष्टाचार से लिप्त जिन पर आरोप हों, और आप ही के सुशील मोदी ने आरोप गढ़ा हो, क्या सुशील मोदी उस समय ठीक थे, सही थे और अब गलत हो गए हैं क्योंकि वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं है? एक बात सोचिएगा, विचारिएगा जरूर, क्योंकि बिहार की जनता आंख बंद करने वाली नहीं है और आंख बंद करके रात होने का अंदेशा नहीं कर सकती है। तो देखा, बाबा ने सब कुछ बता दिया, कौन से चाल में नीतीश कुमार फंसे हैं। बाबा का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा रातों रात? हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फीडबैक जरूर दें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी खबर को रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जाकर के हमारे पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आखिरी बात मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, हमारा यूपीआई नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को मदद करना चाहते हो, चाहते हैं कि ग्रो करे, आगे बढ़े, तो हमें मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।